गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज के क्वेश्चन में अपन देखने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। मतलब जो लेबर से रिलेटेड लॉज है इंडिया में उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो अपन ने पूरा हिस्टोरिक तरीके से उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया इज अ जर्नी फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेटिव लेजिस्फेयर era of British colonial rule to the modern socialist welfare framework of independent India. This evolution can be categorized into four distinct phases. सो अपना इवोल्यूशन इस प्रकार हुआ कि अपन पहले एक्सप्लॉयटेटिव लेजिस्फेयर स्टेट में थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम था। मतलब उस वक्त गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देखती थी, भाई तुम लोग कुछ भी करो, तुम क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा, तो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं था गवर्नमेंट का। देन फिर अपन शिफ्ट हुए सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट की तरफ। देन गवर्नमेंट ने इसके अंदर ध्यान देना चालू करा एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज बना दिए, लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड और लेबर के वेलफेयर से रिलेटेड इतने सारे लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए गवर्नमेंट ने जब इंडिपेंडेंट हो गई इंडिया तब। सो उसको अपन चार डिस्टिंक्ट फेजेस में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉलोनियल फेज, प्री 1920s. In early days of British rule, labor laws were enacted not to protect workers but to protect the interest of British employers and manufacturers. मतलब जब ये था 1920 का पीरियड चल रहा था, तब लेबर लॉज ऐसे थे कि वो प्रोटेक्ट वर्कर को तो नहीं करते थे, बट वो प्रोटेक्ट करते थे ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स एंड मैन्युफैक्चरर को। मतलब जो ब्रिटिश मालक वगैरह थे या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको। exploitative origins. The early laws such as Apprentices Act 1850 and the Fatal Accident Act 1855 provided very minimal protection. मतलब बहुत कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे अगर गंभीर एक्सीडेंट हो जाए या फिर जो अप्रेंटाइसेस थे इंटर्न्स उनको लिए। Factories Act 1881. This was the first major step triggered ironically by British textile lords in the Lancashire who wanted to make Indian labor more expensive to reduce competition. It primarily regulated child labor and working hours. सो ये जब था फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का, जो एक फर्स्ट मेजर स्टेप था, उसने क्या ट्रिगर करा कि ब्रिटिश टेक्सटाइल लॉर्ड जो थे लैंडशायर में, उनको क्या करना था कि जो इंडियन लेबर लॉ थे उनको बहुत एक्सपेंसिव कर देना था ताकि कंपटीशन कम हो जाए। मतलब उसमें उन्होंने चाइल्ड लेबर ऐड करा एंड वर्किंग आवर्स से रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह बनाए। द माइंस एक्ट 1901 इंट्रोड्यूस बेसिक सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर माइनिंग ऑपरेशंस। सो ये भी एक एक्ट आया 1901 का। सो देन आया इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स 1920 टू 1947। उसके बीच में जो वर्ल्ड वार का था उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा। दिस इरा सॉ अ सर्च इन ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट ड्यू टू टू मेजर इवेंट्स, द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1990. The Trade Unions Act 1926 provided a legal status to unions and immunity to readers from civil criminal liability for union activities. मतलब जो ट्रेड यूनियन एक्ट था 1926 का, उसने क्या करा है, एक लीगल स्टेटस दे दिया यूनियन को और इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जो भी लीडर्स थे ट्रेड यूनियन के, सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से छुटकारा मिला उनको अगर उन्होंने लीगली सब स्ट्राइक वगैरह अरेंज करी होंगी तो। देन एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 marked the shift from the employer's fault to employer's liability for workplace injury. सो इसने क्या करा, एम्प्लॉयर की गलती से ज़्यादा इस पे फोकस करा कि भाई अभी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या बनती है जो भी वर्क प्लेस पे इंजरीज होती है उस पर। रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1929, also known as Whiteley Commission. It's a comprehensive report become the blueprint for future labor reforms in India, highlighting the need for better wages and living condition. मतलब ये वाइटली कमीशन के नाम से भी जाना जाता और इसने एक कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई जो ब्लूप्रिंट बन गई फ्यूचर के लेबर से रिलेटेड रिफॉर्मेशन करने के लिए इन इंडिया। इसमें उन्होंने नीड फॉर बेटर वेजेस एंड लिविंग कंडीशन वर्कर से रिलेटेड ये इसके बारे में एक रिपोर्ट बताई। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 enacted. Then Payment of Wages Act 1936 enacted to prevent unauthorized deduction and ensure timely payment of salaries. ये इनेक्ट इसलिए करा गया ताकि जो अनऑथराइज डिडक्शंस होता था सैलरीज के अंदर और जो पेमेंट टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए ये इनेक्ट किया गया। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल फेज 1947 से लेके 1990। विथ इंडिपेंडेंस द फोकस शिफ्टेड टू सोशल जस्टिस एज enshrined in the Indian Constitution. The government became an active intervener in the labor capital relation. मतलब गवर्नमेंट ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया इंडिपेंडेंस के बाद।
सो देन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया सबसे पहले 1947, देन फैक्ट्रीज एक्ट बनाया 1948, देन मिनिमम वेजेस एक्ट भी बनाया 1948 के अंदर, और सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया. सो इस्टेब्लिश मशीनरी फॉर कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ये अपन ने देखा. फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट फोकसिंग ऑन हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, ये भी अपन ने देखा. एम्पावर्ड द गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर प्राइजेस फॉर लेबर इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब जो भी शेड्यूल थे इस लॉ के, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट्स आते होंगे उसकी एक फिक्स सैलरी फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर. और सोशल सिक्योरिटी, दिस पीरियड सॉ द बर्थ ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 एंड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952. तो सोशल सिक्योरिटी पे रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने दो एक्ट ये करे इनैक्ट, उसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. और जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है, अगर मतलब वो कैसा है, ये 3 लॉ है. प्रोविडेंट फंड तो दोनों को ही अप्लाई रहता, बट जिसने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत अप्लाई करा फिर उसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं होगा, और जिसने उसके अंदर करा उसको ये लागू नहीं होगा, ऐसा है. एरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म 1991, मतलब 1991 से लेके अब तक प्रेजेंट तक. पोस्ट 1991 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रॉट चैलेंजेस. द फोकस मूड टूवर्ड बैलेंसिंग वर्कर प्रोटेक्शन विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस के साथ साथ अभी वर्कर के प्रोटेक्शन पे भी ध्यान दिया जा रहा. द रैशनलाइजेशन ईरा, over the decades the India accumulated over 40 central labor laws and hundreds of state laws creating a compliance jungle. मतलब सालों से इंडिया ने बहुत सारे 40 से अधिक सेंट्रल लेबर लॉस एंड 100 ऑफ स्टेट लॉस ये कर लिए, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिए, और एक लॉस का एक कंप्लायंस बन गया बहुत सारा. उसके अंदर लेबर कोड 2020, सॉरी वो थोड़ा फ़ोन आ गया था. द लेबर कोड्स 2020 इन अ हिस्टोरिक मूव, द गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड 29 सेंट्रल लेबर लॉज इनटू 4 सिंपल कोड्स. सो क्या हुआ था, अपन ने देखा कि जैसे इंडिया ने 40 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज और 100 से अधिक स्टेट लॉज इनेक्ट करे, तो इतना एक कन्फ्यूजन, एक कंप्लायंस जंगल बन गया था, ताकि इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा कि भाई कौन से लॉज लागू होते और कौन से नहीं. सो इसीलिए अभी 2020 में क्या हुआ कि एक लेबर कोड बनाया गया जिसके अंदर इन सभी लॉज को मिक्स करके एक मतलब 4 लॉज बने. सबसे पहले कोड्स ऑन वेजेस 2019, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSHWC ऐसा कुछ तो भी है, वो देखा था मैंने, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. सो ये 4 कोड्स अभी है करंटली, और इसके अंदर सभी लॉस का मर्ज कर दिया गया, सभी लॉस को इसके अंदर. समरी टेबल, इवोल्यूशनरी माइलस्टोन. कॉलोनियल पीरियड में लीगल फिलोसॉफी और की लेजिस्लेशन. सो कॉलोनियल इरा में प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश कैपिटल था मेन उद्देश्य, और फैक्ट्रीज एक्ट 1881 था उस टाइम. इंटर वार, उसमें बर्थ ऑफ यूनियंस एंड कंपनसेशन हुए, मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसमें ट्रेड यूनियन एक्ट बना. आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस दिया गया, सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना. और मॉडर्न इरा में फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन पे ज़्यादा ध्यान है, तो 4 लेबर कोड्स बन गए. सो ये हो गया अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया.